चलें जी। सो वेक्टर्स, ठीक है, आसान सा चैप्टर है। वेक्टर्स इन 3 डायमेंशंस ए लेवल्स में, ठीक है। सो वेक्टर्स को अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो हमने करनी है वेक्टर्स में वो ये है कि वेक्टर्स को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय कॉलम वेक्टर, ठीक है। अब कॉलम वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज अ कॉलम वेक्टर? कॉलम वेक्टर इज रिटन एज, अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर मुझे एक्स से वाई में, सॉरी, ए से बी में जाना है तो इतना डिस्टेंस मुझे एक्स एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। इतना डिस्टेंस मुझे वाई एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, और इतना डिस्टेंस मुझे जेड एक्सिस में ट्रैवल करना पड़ेगा, ठीक है। ये कॉलम वेक्टर फॉर्म होती है, ठीक है। आप सबको पता है कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव का मतलब होता है राइट पे, एक्स एक्सिस नेगेटिव मींस टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वाई एक्सिस पॉजिटिव ऊपर, वाई एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव नीचे, एंड जी एक्सिस जो आपका थर्ड एक्सिस होता है उसके मुताबिक, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो फॉर्म है वेक्टर्स की, ठीक है, वो कौन सी होती है? अदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, वो कौन सी है जी? इसके अलावा होती है जी आई जे के फॉर्म, ठीक है। ये आई जे के क्या होते हैं? आई बेसिकली करस्पॉन्ड करता है, आई करस्पॉन्ड्स टू द एक्स एक्सिस, J corresponds to the y-axis and K corresponds to the z-axis. ये I, J, K बेसिकली x, y और z एक्सिस में यूनिट वेक्टर्स होते हैं। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है मैं आगे जाके बताता हूँ, कि मतलब इनकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अब अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इनकी कॉलम वेक्टर फॉर्म से आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेक्टर है 3 4 एंड 7। ये कॉलम वेक्टर फॉर्म में कि अगर मुझे ए से बी जाना है तो एक्स एक्सिस में 3 स्टेप्स जाना पड़ेगा, 4 में वाई जाना पड़ेगा, और जेड में के जाना पड़ेगा, 7 जाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इसको आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने कहा था कि एक्स एक्सिस जो करस्पॉन्ड करता है आई, तो हम इसको लिखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू 3 है तो आई कैन राइट इट एज 3 टाइम्स आई, यानी 3 डायरेक्शन में गया हूँ मैं एक्स एक्सिस में, 4 डायरेक्शन में गया हूँ, 4 स्टेप्स में गया हूँ मैं वाई एक्सिस में, और 7 स्टेप्स में गया हूँ मैं, सॉरी, 4 जे एंड 7 के, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर एक और वेक्टर मैं लेता हूँ सी डी, फॉर एग्जाम्पल, सी डी एक वेक्टर है मेरे पास, दैट इज -2 3 5। तो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर नेगेटिव हो गया तो इट बिकम्स -2i +3j +5k, ठीक है। ये चीज समझ आ गई कि कॉलम वेक्टर फॉर्म से आईजे के फॉर्म में कैसे जाना है। आई रिपीट, जो एक्स एक्सिस वाला वेक्टर है वो आई को करस्पॉन्ड करता है, वाई एक्सिस वाला जो वैल्यू जे को करस्पॉन्ड करता है, और जेड एक्सिस वाला के को करस्पॉन्ड करता है। ऑल ऑफ यू आर क्लियर ऑफ दिस? कन्वर्जन कैसे करनी है ये सबको क्लियर है? ठीक है, ओके, ये हो गया। एक चीज पता होनी चाहिए, ये एक फैक्ट लिख ले, कि जब भी वेक्टर्स की डायरेक्शन रिवर्स होती है ना तो आप उसका उनका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। उनका साइन चेंज हो जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर ए बी वेक्टर है और बी ए वेक्टर है, पहले मैं ए से बी जा रहा हूँ, मैं ये जा रहा हूँ, तो ये साथ माइनस हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं एग्जांपल से बताऊं कि अगर मेरे पास ए से बी वेक्टर है और उसकी कॉलम वेक्टर फॉर्म है
2 -5 एंड 7, तो जो बी से ए हो जाएगा, ठीक है, बी से ए, दैट इज -2, 5 एंड -7। आपके साइंस जो है वो ऑपोजिट हो जाएंगे, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगली चीज क्या है वेक्टर्स में, शुरू में कुछ छोटी छोटी चीजें इसमें, ठीक है, वो है मैग्नीट्यूड या वेक्टर की लेंथ। अब मैग्नीट्यूड या लेंथ कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड बेसिकली होता है, ये सिंबल होता है उसका, दो बार्स। अगर किसी भी वेक्टर की आपको मैग्नीट्यूड या लेंथ निकालनी है, लाइक दिस, ये सिंबल होता है, ठीक है। द फॉर्मूला इज √of x² + y² + z² + y² + z²। इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, मरियम क्या हुआ, क्या मिस किया मैंने, किसकी बात कर रही हो? नहीं कुछ नहीं, बस बेसिक रिप्रेजेंटेशन ही मिस किया आपने कि कॉलम वेक्टर फॉर्म क्या होती है। ये तो आपको आइडिया है ना कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आईजेके में कैसे जाते हैं, कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, दैट्स इट। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर ये फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड की लेंथ का, कि अगर वेक्टर्स की लेंथ निकालनी है तो √of x² + y² + z² होता है, ठीक है। अभी इनके क्वेश्चन वगैरह करवाता हूँ। अगली चीज जो होती है वो आपको पता होना चाहिए, पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं। पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स बच्चों वो वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, जो वेक्टर्स which they are starting from the origin, ठीक है। तो आप कोई ऐसा वेक्टर देखें जिसमें लिखा होगा OA, OB, इस तरह का कुछ भी लिखा हो, OC, ये सारे के सारे पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर्स के केस में जो हमने फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला यूज्ड, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला होगा, दैट विल बी, अगर मुझे ए से बी का वेक्टर निकालना है और इनको मुझे पोजीशन वेक्टर्स को यूज करके निकालना है, तो उसका तरीका होता है, मुझे बात बताएं, ये जो ए से बी लिखा हुआ है, एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और आपका एंडिंग पॉइंट क्या है? ए से बी का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है और एंडिंग पॉइंट क्या है, बताएं जी। ए से बी का एरो का मतलब स्टार्ट आप किस पॉइंट से कर रहे हैं और एंड किस पॉइंट से कर रहे हैं? चलिए शाबाश, जल्दी जल्दी बताएं। ए टू बी, इसका मतलब ए पे आप शुरू कर रहे हैं और बी पे एंड कर रहे हैं, राइट। तो उसका तरीकेकार ये होता है हमेशा, एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट बी पे है, बी का पोजीशन वेक्टर यानी ओ बी माइनस स्टार्ट का यानी ओ ए, ये फॉर्मूला होता है हमेशा, ठीक है। अभी मैं एक दो इस अगले छोटे से कॉन्सेप्ट के बाद में इसकी एग्जांपल्स करवाता हूँ, सारे फिर चीजें इकट्ठी आ जाएंगी। अगली चीज है इसमें यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हो? यूनिट वेक्टर मिशन निकालने के लिए किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से या लेंथ से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो आपका यूनिट वेक्टर आ जाता है। अब जो भी छोटी छोटी चीजें पड़ी हैं, मैं इसके एक दो तीन सवाल भी करा दूं ताकि थोड़ी सी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाए। स्टार्टिंग ऑफ विद एग्जांपल नंबर 1, मेरे पास एक वेक्टर है ओ ए, ठीक है, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 5k। एक वेक्टर आ गया ओ बी, -2i प्लस 6j प्लस k, ये वेक्टर निकल आया। अगर वो क्वेश्चन कहता है जी मेरे पास, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, ठीक है,
इसका मतलब टेक्निकली क्या है कि ए से बी का जो वेक्टर है उसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। तो फॉर्मूला आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। तो पहले मैं ए से बी का वेक्टर तो निकालूं, ठीक है। ए से बी का वेक्टर क्या होगा, अभी बताया था, एंडिंग पॉइंट यानी ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। ये कैसे होगा, ओ से बी इज -2 6 and 1 माइनस ओ ए इज 2 3 and 5। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा, इट बिकम्स -3 and -4। ये मेरा वेक्टर आ गया। इसका अगर मैं निकालता हूँ जी मैग्नीट्यूड ए से बी का, दैट इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, -4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस 16 अंडर रूट ऑफ 41 यूनिट्स। ये लेंथ आ गई इसकी, ठीक है। तो मुझे निकालना था यूनिट वेक्टर ना। तो वेक्टर क्या था मेरे पास, -4 3 एंड -4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 41। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हर इंडिविजुअल को आप दिखा दें ऐसे, कंपोनेंट को -4/√41, 3/√41 एंड -4/√41, बात एक ही है, ठीक है। तो ये आपका यूनिट वेक्टर इस तरह का सिंपल सा 3 नंबर का क्वेश्चन आता है यूनिट वेक्टर का इस तरह का, ठीक है जी। ऑल ऑफ योर क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है? मुझे काइंडली एक्नॉलेज करने का क्लियर है तो, ठीक है, ओके, चल, सही, गुड, ठीक है, यूनिट वेक्टर का हो गया। इसके बाद जो अगली चीज है वो है दैट इज नोन एज द पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स पैरेलल कैसे होते हैं, ठीक है, ओके जी। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं जी, अब देखते हैं। पैरेलल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनकी डायरेक्शन सेम होती है, ठीक है, which have the same डायरेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर इस डायरेक्शन में ऐसे, दूसरा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वेक्टर्स तब पैरेलल होंगे जब इनकी डायरेक्शन सेम होगी। अब यहाँ पे इस केस में हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे एक रूल है, वो रूल क्या है कि एक दूसरे का मल्टीपल होते हैं। let's call this vector as AB and this is CD। अगर किसी भी वेक्टर को आप इस फॉर्म में लिख पाए, AB is K times CD, यानी एक वेक्टर दूसरे का मल्टीपल हो, तो ये प्रूव्ड है, प्रूवन बात है कि ये दोनों वेक्टर्स हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब होगा कैसे, अब देखिए, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक वेक्टर है ए बी, ठीक है, दैट इज 2 3 and 1, और एक वेक्टर है सी डी, दैट इज 4 6 और 2, ठीक है। ऑब्जर्व केयरफुली बच्चे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ए बी और सी डी में क्या रिलेशन है आपस में, ये चेक करें। ए बी और सी डी में क्या रिलेशन, टाइम्स 2 हो रहा है, ठीक है, टाइम्स 2 हो रहा है। तो आई कैन से दैट सी डी इज ट्वाइस ऑफ ए बी, सीरीज ट्वाइस ऑफ ए बी। तो देखें इस फॉर्म में अगर मैं लिख पाए हूं उसको, तो ये वेक्टर्स पैरेलल होंगे हमेशा, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस कि ए बी इज हाफ ऑफ सी डी, दैट्स द सेम थिंग एज वेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब भी आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो दैट मीन्स कि यार ये दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो इस केस में आप ये भी कर सकते हैं, ये आगे क्वेश्चंस में काम आती है कि यू कैन टेक द रेशियो ऑफ द corresponding values, यानी x की रेशियो x के साथ, ठीक है। तो इधर x की वैल्यू 2 है, इधर 4 है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 होता है, 6 डिवाइडेड बाई 3 3 होता है,
2/1 2 होता है, ठीक है। तो ये सारी रेशियोज 2 आती है, तो इसका मतलब सेम है, ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ डिफरेंट तरह के सवाल भी आ सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं कहूँ जी ए बी मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, दैट इज 10 15 एंड 5, और सी डी एक वेक्टर है मेरे पास, दैट इज 15 पी एंड क्यू। वो कहता है इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, if AB is parallel to CD, find the values of P and Q, ठीक है। अब ये क्या है जी? देखते हैं हाउ टू डू दिस। देखिए, अगर उसने बोल दिया कि वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो वैसे तो आप देख के पता चल रहा है ये 10 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? आप बताएं, 10 को 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? टेल मी। 1.5। इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और आप रेशियोज के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं रेशियोज कर लेता हूँ। रेशियोज कैसे? जिसका 15/10 इक्वल्स टू P/15, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ठीक है। ये आई थिंक दिस शुड बी आई कम आउट टू बी 22.5, ठीक है। ये 22.5 आएगा, और अगर मैं क्यू निकालना चाहूँ, 15/10 इज इक्वल टू Q/5, सो ये आएगा 7.5, ठीक है। एक सवाल ऐसे बिल्कुल ठीक है मरियम, 3/2 1.5 जो मर्जी लिख ले। एक सवाल ये हो गया। एक क्वेश्चन आता है जी, बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसी तरह का पैरेलल वेक्टर्स का ही है, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या है इस तरह, फॉर देखें, फॉर एग्जाम्पल वैसे एक वेक्टर है ए बी 3i + 4j, ठीक है, इस फॉर्म में लिखा हुआ। द क्वेश्चन सेज फाइंड द वेक्टर सी डी which has a magnitude of 15 units and is parallel to AB। ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है जी, देखते हैं अभी। पहले एक काम करते हैं जी, ए बी और सी डी पैरेलल है ना, तो हम जरा देखते हैं कि ए बी की लेंथ कितनी। ए बी की अगर मैं लेंथ निकालूं, √(x²+ y²) यानी 3² + 4², तो ये आती है 5 यूनिट्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि देखें, फॉर एग्जांपल ए से बी एक वेक्टर है जिसकी लेंथ है मेरे पास 5 यूनिट्स, क्वेश्चन को समझें। और सी से डी एक वेक्टर है जो मुझे नहीं पता, लेकिन वो पैरेलल है और उसकी लेंथ है 15 यूनिट्स, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो मैंने भी कहा था कि जब भी वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो एक दूसरे का मल्टीपल होंगे, तो आप मुझे बताएं 5 से 15 जाने के लिए, 5 से 15 ये मल्टीप्लाई पे क्या हो रहा है? टाइम्स 3 हो रहा है, ठीक है, टाइम्स 3 हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपका ए से बी का वेक्टर है, ए से बी का, उसको टाइम्स 3 करे तो सी डी आ जाएगा। तो ए बी मेरे पास था 3i + 4j, तो सी डी कैसे निकलेगा? 3i + 4j को मल्टीप्लाई बाय 3 करूँ तो 9i + 12j, ये मेरा आंसर आ जाएगा।
9i+12j, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गई? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? मैसेज करके बता दें जल्दी से। ठीक है जी, ओके। ये सारा वेक्टर्स का बच्चों वो पार्ट है जो पहले एएस में था, जो निकाल के फिर ए टू में चला गया। ठीक है, 2018 तक था, उसके बाद ये सारा शिफ्ट हो गया ए टू में। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स भी हो गया। इसके बाद जो अगली चीज है दैट इज नोन एज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अब ये कैसे निकलता है? जिसका एक फॉर्मूला होता है। अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है मेरे पास, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये दो वेक्टर्स हैं, ये इनके बीच में एंगल है थीटा, ये निकालना है। एंगल बी ए सी, ठीक है, बी ए सी। तो इसका तरीकेकार ये होता है कि यहाँ पे कौन से दो वेक्टर्स यूज हो रहे हैं, ए बी और ए सी। तो ए बी डॉट ए सी, इनका डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू दोनों का मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा। स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं इसको, इस फॉर्मूला को स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का वेक्टर के बीच में एंगल्स निकालने के लिए। ठीक है, इट्स वेरी इजी टू यूज। ठीक है, यहाँ से एक चीज, एक फैक्ट डिराइव होता है। क्या? देखें, अगर किसी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तो बताता हूँ, अभी आगे क्वेश्चन में करके बताता हूँ कि कैसे निकालते हैं। यहाँ से एक फैक्ट डिराइव होता है कि देखें, अगर मुझे ये पता करना हो कि ये प्रूफ करना हो कि इनका वेक्टर्स का एंगल 90 है, यानी परपेंडिकुलर है, तो देखें अगर एंगल 90 हो, व्हाट इज कॉस 90? ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी भी है। कॉस 90 क्या होता है मुझे बताएं? व्हाट इज कॉस 90? जीरो। वेरी गुड, कॉस 90 इज जीरो। तो फैक्ट यहाँ से ये है कि whenever the vectors are perpendicular, whenever the vectors are perpendicular, ठीक है, जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे आपके पास, ठीक है, their dot product will always be जीरो। कैसे? कि जब आप cos 90 करते हो तो आंसर जीरो होता है, तो ये पूरी की पूरी साइड जो है ये जीरो हो जाती है। ठीक है, तो डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे डॉट प्रोडक्ट है ना, तो राइट साइड सारी की सारी जीरो हो जाती है। ठीक है, अच्छा। अब इसका सवाल कैसे होगा यूज? सवाल कैसे आएगा? लेट्स डू a couple of questions. For example, number 1, आपको ये सिखा देते हैं कि इसको फॉर्मूला को यूज कैसे करना है। अगर फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ओ ए मेरे पास दैट इज 3 4 and -1, और ओ बी दैट इज 5 -2 and -3। ठीक है, मुझे एंगल निकालना है ए ओ बी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, अब ये जब एंगल निकालना है मुझे, तो ये कैसे आएगा आप देखें। ए ओ बी का मतलब होता है ए ओ बी, ये एंगल निकालना। ठीक है, इसके लिए वेक्टर्स आप कौन से लेंगे? दो ओ ए रो बी जो दिए हैं आपको,
इनका यहाँ से इस तरीके का क्या होता है, सेंटर से ये एक ओ वेक्टर लेते हैं और एक ओ बी वेक्टर लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे एंगल निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला के मुताबिक, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है इक्वल्स टू देयर मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस ऑफ थीटा। अब होगा कैसे, डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं बताता हूँ। ए इज 3 4 एंड -1 डॉट OB is 5 -2 and -3 is equals to their magnitude अंडर रूट ऑफ, ठीक है। ओ ए को देखिएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, -1 का स्क्वायर 1, मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या है, 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये तो अब डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, जब डॉट प्रोडक्ट लेना है ये ध्यान में रखना कि x की वैल्यू x से मल्टीप्लाई होती है, y की वैल्यू y से मल्टीप्लाई होती है और z की वैल्यू z से। कैसे, 3 टाइम्स 5 क्या होता है 15 प्लस 4 टाइम्स -2 इज -8 प्लस -1 टाइम्स -3 इज +3, ठीक है। आई रिपीट, 3 की वैल्यू 5 से, 4 की वैल्यू -2 से, -1 की वैल्यू -3 से, ऐसे डॉट प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 26 इंटू अंडर रूट ऑफ 38 इंटू कॉस थीटा। इसको सिंप्लीफाई करने 15 प्लस 3 18 -8 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 26 इंटू अंडर रूट ऑफ 38 इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो देखें जी, यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेटर पे करूँ, I'll take cos inverse of this whole thing, ये आता है 71.4 डिग्रीज। तो ये आपका एंगल आता है जी, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू फाइंड द एंगल। ओके जी, ये क्लियर हो गया सबको कि एंगल कैसे निकालना है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर। ठीक है जी, सही है। अब इसी में अगर मैं परपेंडिकुलर वेक्टर्स को थोड़ा फिट करूं, कि वेक्टर ओ ए है मेरे पास, दैट इज I -2j प्लस 2k, और वेक्टर ओ बी दैट इज 3i प्लस pj -4k। वो कहते हैं जी, इफ वेक्टर ए, सॉरी एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्रीज, फाइंड p। तो अब ये कैसे होगा, यहाँ पे देखें, ओ ए का जो वेक्टर है, हमें पता है कि जारी जब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब मैं इनको कॉलम वेक्टर फॉर्म में लिखूं, दैट इज 1 -2 एंड 2 डॉट, दूसरा क्या है 3p एंड -4, इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, 1 इंटू 3 इज 3, -2 इंटू p इज -2p एंड 2 इंटू -4 इज -8 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आएगा जी -5 इज इक्वल टू 2p, सो p इज -5/2 या -2.5। तो ये मेरा आंसर आ गया जी, ठीक है। दैट इज हाउ द एग्जामिनर विल आस्क यू कि डॉट प्रोडक्ट लेके परपेंडिकुलर वेक्टर्स में से कोई अननोन कैसे निकालना है, ठीक है। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पहले करवाने लगा क्योंकि ये सारे का सारा पार्ट वेक्टर्स का वो वाला पार्ट था जो पहले एएस में इंक्लूडेड था, ठीक है। इसके साथ एक डायग्राम के क्वेश्चंस भी होते हैं 3D में, वो बताता हूँ मैं भी, ठीक है। मर्ज करूंगा अभी इसी के साथ, फिर मैं A2 वाले कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, मुझे जल्दी से सारे मैसेज करके बता दें तो फिर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ।
ठीक है, ताकि चीजें कुछ क्लियर हो जाएं कि जो एएस वाले कॉन्सेप्ट से पहले उनको कैसे यूज करना है, कुछ सवाल कराता हूँ। ठीक है। अच्छा, ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। ओके जी, चलिए कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चंस करवाता हूँ जल्दी से, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और फिर वो जो थ्री डी डायग्राम्स वाले क्वेश्चन है उस पे आऊंगा मैं पहले पे। यार वो जो पेपर वाला क्वेश्चन है ना, वो A2 वेक्टर से लिंक्ड है। ठीक है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट जब कर लेंगे तो उसके बाद करवा देता हूँ पेपर वाला सवाल भी। तो उसमें क्या मुश्किल है? ठीक है, वो आसान से सवाल था, उसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं थी, वो कर लेते। बता देता हूँ। इसमें उसमें तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं और AC वेक्टर निकालना है। तो AC वेक्टर आपको पता है, पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? OC माइनस OA। ठीक है, तो OC आपको दिया हुआ है 3 1 -2, माइनस OA आपको दिया हुआ है 1 -3 and 2। इसको सॉल्व करें, 2 4 और -4, ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। द पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर लेट्स सपोज ये AC वेक्टर है और ये उसके मिड में वो है। ठीक है, तो AC का जो मिड पॉइंट है, अब वो AM हो जाएगा। AM क्या होगा? AC जो आपने निकाला है इसको आधा करने आप, हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 और -2। ठीक है, हमने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर किसका? OM का, यूनिट वेक्टर ऑफ OM। अब OM का वेक्टर जब आप निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? वेक्टर डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड। अब मसला ये है कि मेरे पास तो OM का वेक्टर नहीं है, तो लेकिन मुझे पता है, मुझे AM तो पता है ना। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला जो मैंने बताया था यूज करना है हमेशा। AM का फॉर्मूला क्या होगा? OM माइनस OA। ऑल ऑफ यू एग्री? AM का फॉर्मूला यही होगा, राइट? AM का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, तो AM मुझे पता है, दिस इज 1 2 and -2। OA वहां जाके ऐड हो जाएगा, O है 1 -3 and 2, दैट इट शुड बी इक्वल्स टू OM। तो OM आ गया मेरे पास 2 - 1 0। ये मेरे पास OM निकल आया। इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? √2 का स्क्वायर 4 +1, दैट इज √5। ठीक है, ये निकला है मेरे पास अंडर वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। तो जो यूनिट वेक्टर का आंसर क्या होगा? यूनिट वेक्टर शुड बी द वेक्टर विच इज 2 - 1 and 0 डिवाइडेड बाय √5। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? मुझे जल्दी से मैसेज करके रिप्लाई कर दें, ये समझ आ गई? ठीक है, अच्छा जी। वो कहता है AB और AC का डॉट प्रोडक्ट निकालें और मुझे एंगल निकाल के बताएं BAC का। ठीक है, मैंने बताया था BAC एंगल निकालने के लिए दो वेक्टर्स AB लेंगे और AC लेंगे। पहले A से B का जो वेक्टर है वो हमने पहले पार्ट में नहीं निकाला था। AB क्या होता है? OB माइनस OA। AB होगा OB माइनस OA। तो OB मेरे पास क्या है जी? -1 3 and 5, माइनस OA इज 1 - 3 and 2। यहाँ से अगर मैं निकालूं -2 6 and 3,
ये ए बी है, और जो ए सी वेक्टर है वो हमने पहले पार्ट में निकाला था। एक मिनट यार, एक तो ये पता नहीं ग्लिच का क्या मसला है। अच्छा, हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे। अच्छा, तो इसके अंदर यहाँ पे ए बी हम निकाला था, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी इज -1 3 and 5 माइनस ओ ए 1 - 3 and 2, 1 - 3 and 2, ठीक है। ये आता है -2 6 and 3, 3 + 3, 6 and 3। फिर ए सी जो वेक्टर होगा वो हमने पहले पार्ट में निकाला था, ओ सी माइनस ओ ए, 2 4 और -4 था वो, ठीक है। अब इनके बीच का एंगल निकालना है। इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट इज -2 6 and 3 .2 4 and -4 इक्वल्स टू दोनों का मैग्नीट्यूड √ऑफ। इसका अगर निकालें मैग्नीट्यूड तो -2 का स्क्वायर होता है 4, +6 का स्क्वायर इज 36, +3 का स्क्वायर इज 9, मल्टीप्लाई बाय दूसरा क्या होगा, 2 का स्क्वायर इज 4, +4 का स्क्वायर इज 16, +16 इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे, -2 × 2 इज -4, +24 -12 इक्वल्स टू √ऑफ, यहाँ पे कितना आएगा अगर मैं देखूं, 36 + 9 इज 45, √49 इंटू √36 टाइम्स cos थीटा, ठीक है। 24 - 12 इज 12, -4 इज 8, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 6 आ जाएगा cos थीटा। कोई कैलकुलेटर पे करके बताएगा मुझे ये क्या आंसर आता है। 79.02। तो एंगल 1 डेसिमल प्लेस पे देते हैं जी, सो दैट्स योर आंसर, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ओके, ठीक है। हम्म, सही, आगे चलते हैं। ये हो गया सवाल, लेट्स मूव ऑन। एक मैं ये क्वेश्चन करवा दूं जल्दी से, फिर मैं जो 3D डायग्राम्स वाले क्वेश्चंस हैं उन पे आता हूँ, ठीक है। वो भी बड़े आसान होते हैं। हम देखें, उसमें ये बोला हुआ है, द डायग्राम शोज अ ट्रेपीजियम ओ ए बी सी इन विच ओ इज पैरेलल टू सी बी। आपको पता है कि दो लाइंस पैरेलल होंगी, वेक्टर्स पैरेलल हैं तो रिमेंबर ये दूसरे का मल्टीपल भी होंगे, ठीक है। पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ओ एंड ओ बी आर गिवन, शो दैट एंगल ओ ए बी इज 90। मुझे कैसे पता चलेगा कि दो वेक्टर्स का एंगल 90 है, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल 90 में तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे वो दो वेक्टर्स कौन से होंगे, ओ ए बी एंगल है, अगर मैं ऐसे बना के दिखाऊं, ओ ए बी ये एंगल है, तो एक वेक्टर ए ओ होगा, एक होगा ए बी, ए ओ और ए बी, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है। तो ए से ओ का जो वेक्टर है वो, ये जो वेक्टर है दिस इज ओ ए, तो ए से ओ क्या होगा, इसके साइन रिवर्स होंगे, -2 2 and 1, ठीक है। और ए बी आप कैसे निकालोगे, यूजिंग द फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर्स, ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी इज 6 1 and 1 माइनस ओ ए इज 2 -2 and -1, तो ए बी आपका निकल आएगा, इट विल कम आउट टू बी 6 - 2 is 4, 1 + 2 is 3 and 1 + 1 is 2। अब मुझे प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, तो 4 3 2 और दूसरा जो वेक्टर है दैट इज -2 2 और 1, ठीक है। इनका डॉट प्रोडक्ट लें, 4 टाइम्स -2 इज -8, +6 +2, तो देखिए आंसर 0 आ गया, विच प्रूव्स के वेक्टर्स जो हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक है।
तो प्रूफ करना हो कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, तो आप तो बस हमने यही किया। ठीक है, दोनों का वेक्टर निकाल के उनका डॉट प्रोडक्ट ले लिया तो आंसर जीरो आ गया। ठीक है। अच्छा, अगले पार्ट में ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ सी बी इज 3 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए। यानी ये यहाँ से जाने के लिए, सॉरी माय बैड, ये दोनों पैरेलल है ना, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 है, टाइम्स 3 है। ठीक है, तो मुझे बताएं अगर ओ ए आपको वेक्टर दिया हुआ है 2 -2 और -1, 2 -2 और -1, तो सी बी कितना हो जाएगा? सी बी जो है मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ, जो वेक्टर आपका सी बी होगा दैट इज टाइम्स 3 ऑफ दिस विच इज 6 -6 एंड -3। ठीक है, ये निकला है। अब वो कहता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। मैंने सी भी निकाल लिया, 6 -6 एंड 3। ठीक है, ये मेरा निकल आया 6 -6 तो सॉरी -3। अब बताए पोजीशन वेक्टर ऑफ सी का मतलब ओ सी निकालना है। तो ये जो सी बी है, इस पे अगर मैं पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लगाऊं तो सी बी किसके इक्वल होता है? दैट इज ओ बी माइनस ओ सी। ऑल ऑफ यू एग्री? ओ बी माइनस ओ सी। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? आई नीड टू फाइंड ओ सी। ओ सी को इधर लें, दैट इज ओ बी कितना है? ओ बी मेरे पास है 6 1 1, 6 1 एंड 1, इसमें से माइनस कर दें सी बी विच इज 6 -6 एंड -3। तो ओ सी निकल आएगा मेरे पास 6 - 6 इज 0, 1 + 6 इज 7 एंड ये 4। ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया जी। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जल्दी से बता दे, सबको क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, फाइंड द एग्जैक्ट एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम गिविंग योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a अंडर रूट ऑफ b। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आप सबको पता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट होता है। अब यहाँ पे वेक्टर्स के केस में जारी बात है, अगर आपने ये लेंथ निकालनी है, ये निकालना है और ये निकालना है, तो आपको वो जो मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, वो आपको लगाना पड़ेगा, तब निकलेगी लेंथ। तो मैं आपको यहाँ पे ये कर देता हूँ। ठीक है, अब अगर मेरे पास ओ ए का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ओ ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर 4 + 4 + 1, दिस इज व्हाट? 9। ये 9 यूनिट्स है, उसने कहा था ये टाइम्स 3 है, तो दिस शुड बी 27। ठीक है, ए जो ए से बी का जो वेक्टर हमने निकाला था, मैंने ये मिटा दिया है, ए से बी निकाला था ना, ओ बी माइनस ओ ए, 6 - 2 was 4, 1 + 2 is 3 and 2। ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए, 6 - 2 4, 1 + 2 3, हाँ ठीक है। तो इसका कितना आया था? अंडर रूट ऑफ 16 + 9 + 4, तो अंडर रूट 29 यही था। मुझे लग रहा है मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा। ए बी, ओ बी माइनस ओ ए, 6 - 2 is 4, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 और 1 + 2। ठीक है, यही है अंडर 29। ठीक है, ये लेंथ है आपके पास अंडर 29, नहीं सॉरी अंडर 29 नहीं है, ये तो इसका वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अच्छा निकाल लिए, ठीक है यही है अंडर रूट ऑफ 29। सही है, तो मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया होगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 9 + 27 होता है 36। हाइट कितनी है? अंडर 29, सो द आंसर इज 18 अंडर रूट ऑफ 29। उसने कहा था इसी फॉर्म में छोड़ना है, ये चेक करें, ए एंड बी आर इंटीजर्स। ठीक है जी, ऑल ऑफ यू आर क्लियर? ये बात समझ आती है सबको? ठीक है, अच्छा तो ये तो हो गया इस तरह के सवाल, जो इस तरह बेसिक वाले कॉन्सेप्ट से, जो पहले ए एस वाला था। अब इसमें जो चीज़ समझनी है वो है 3D वेक्टर्स के डायग्राम्स वाले क्वेश्चन। अब जरा ध्यान दीजिएगा। चलो, अब इनको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये जरा तरीका समझना है आपने। ठीक है, दिस इज समथिंग विच नीड्स टू बी अंडरस्टूड कि यार ये कैसे होगा। अब देखते जाए।
The diagram shows a cuboid OABCD EFGH with a horizontal base OABC in which OA is 4, AB 15 है आपका, the height OD is 2 centimeters, AX 5 है. इंपॉर्टेंट लाइन ये है जी, यूनिट वेक्टर्स आई जे के आर पैरेलल टू दीज डायरेक्शंस. ठीक है, याद रखिएगा डायग्राम के क्वेश्चन में जो मेन टेक्निक होती है वो यही होती है कि ये जो आपको डायरेक्शन ग्रिड दी हुई है आई जे के, आपने इसी डायरेक्शन ग्रिड में मूव करना होता है, इसके अलावा आप कहीं जा नहीं सकते. ठीक है, आपने आई जे और के की डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, फॉर फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी सच दैट द एंगल ओ पी एक्स इज 90. अच्छा, ओ पी एक्स इज 90 का मतलब है कि जो दो एंग वेक्टर्स होंगे पी ओ और पी एक्स, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, दिस शुड बी व्हाट, 0. अब मुझे यहाँ पे पी की वैल्यूज निकालनी है. ठीक है, अब मैं आपको ये सिखाता हूँ कि डायग्राम को देखते कैसे हैं, उसको ऑब्जर्व कैसे करते हैं, गौर से सुनिएगा. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे पार्ट 1 करने लगा, एक वेक्टर निकालता हूँ जी डायग्राम से ओ पी, ओ से लेके मुझे इस पॉइंट तक जाना है पी तक. ठीक है, ये मेरा निकालना है ओ से पी तक. ओ से पी जाने के लिए मुझे बताएं, आप ये जो है ओ से पी जाने के लिए ये के डायरेक्शन में कितना मूव करेंगे, बताएं के में कितना मूव करेंगे जी. हाउ मेनी स्टेप्स विल यू मूव इन के में कितना जाएंगे, ये ग्रीन में हाईलाइट किया मैंने, 2 स्टेप्स. ठीक है, ये जो ये डायरेक्शन है मेरे पास, ये जे है, जे में कितना जाएंगे जी, जे में जाएंगे पी. ठीक है, जे में जाएंगे पी, आई में मूव ही नहीं करेंगे. ठीक है, तो आई कैन से कि ओ से जो पी का वेक्टर है आई में 0 है, जे में पी है, के में 2 है, ऑर्डर में लिखते हैं. ठीक है, मुझे यहाँ पे क्वेश्चन में पी ओ चाहिए था, तो ये हो जाएगा 0 माइनस पी और -2. ठीक है, ये हो गया. दूसरा वेक्टर है पी एक्स, इसको हमेशा पोजीशन वेक्टर के फॉर्मूला से किया अगर चीजें जल्दी आसान हो जाती हैं. ओ एक्स माइनस ओ पी. अब जरा ओ पी तो मुझे पता है 0 पी ओ 2 है, ओ से एक्स जाना है मुझे. अब जरा गौर से देखिएगा, ओ से एक्स जाना है, एक्स ये पॉइंट है. ओ से एक्स जाने के लिए आप ये पाथ लोगे, इतना आई में जाओगे, इतना जे में जाओगे. तो मुझे बताएं आई में कितने स्टेप्स जा रहे हैं आप, आई में कितने स्टेप्स जा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ओ से एक्स जाने के लिए आई में 4 जा रहे हैं और जे में कितना जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं. ठीक है, जे में 5 जा रहे हैं, आई में 4, जे में 5, के में कुछ में नहीं जा रहे. तो पी एक्स का वेक्टर क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0 इज 4, 5 माइनस पी एंड 0 माइनस 2 इज -2. ठीक है, क्वेश्चन में कहा था कि जे में 5 कैसे, गौर से देखना. तो आप जे डायरेक्शन ये है, तो ये सारी जो है, ये सारी डायरेक्शंस जे हैं, समझ आ रही. ठीक है, ए से एक्स 5 है ना. ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, तो ये दो निकाले अभी हमने, 0 माइनस पी और -2, और दूसरे वाला 0 5 माइनस पी और -2, इनका डॉट प्रोडक्ट शुड बी 0. तो 0 इंटू 0 0 होता है, माइनस पी इंटू 5 माइनस पी, तो ये बनता है -5p प्लस पी स्क्वायर, और -2 इंटू -2 इज +4 इक्वल 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, पी स्क्वायर -5p+4. इसको सॉल्व करेंगे, दो आंसर आते हैं, P1 और P4 आता है. ठीक है, तो क्वेश्चन में यही बताया था कि आपने वैल्यूज निकालनी है. तो देखें, दो आंसर आ गए हमारे पास. ठीक है, वी हैव 2 आंसर्स यहाँ पे. ओके, अगले पार्ट में कहते हैं फॉर द केस विद p इज 9 फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स पी. ठीक है, अब देखें, इट्स वेरी इजी. एक्स पी की बात हो रही है, मेरे पास जो पी एक्स का आंसर था वो ये था, पी एक्स का आंसर ये था. तो एक्स पी कितना हो जाएगा, मैं साइंस चेंज करूंगा, 0 p-5 एंड +2. उसने कहा p9 है, तो 0 9 -5 इज 4 एंड 2. इसका मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस वेक्टर को मैं किससे डिवाइड करूंगा, इसके मैग्नीट्यूड से. तो अगर मैं एक्स पी का मैग्नीट्यूड निकाल लूँ, दैट इज √of 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16 +2 का स्क्वायर इज 4 √20. तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, जस्ट डिवाइडेड बाय √20. ये मेरा यूनिट वेक्टर आ जाएगा. ठीक है, अच्छा,
ये आपका रियल वेक्टर निकल आया। लास्ट पार्ट में कहता है, हाँ ये अच्छा सवाल है लास्ट पार्ट, अब सुनना ध्यान से। लास्ट पार्ट में ये कहता है, a point q a point q lies on the face of cbfg, a point q lies on the face cbfg and is such that xq is parallel to ag। cbfg वाला जो फेस है बच्चों, वो कौन सा फेस है? वो ये वाला cbfg, जो पीछे रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ठीक है, जो पीछे रेक्टेंगल बना हुआ है, दैट इज योर cbfg। कहता है इस पे एक पॉइंट है q, मुझे नहीं पता q किधर है, लेट्स सपोज q यहाँ पे है, लेट्स सपोज q यहाँ पे है, ठीक है। और वो कहता है कि इस तरह ये पॉइंट है q, कि एक्स से लेके जो क्यू की लाइन होगी, ये पैरेलल है किसके? ए से लेके जी तक, ये लाइंस पैरेलल, ठीक है। आप मेरी डायग्राम में मत जाएं, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे जाएं। मैं एक्चुअली मैं इसको अगर और क्लियर करके बनाऊं, ठहर जरा, लाइक दिस, कुछ इस तरह करके ना, लेट्स सपोज ये पॉइंट क्यू है, ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है। तो हमने क्या सीखा था कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो उसी का मल्टीपल होते हैं, ठीक है। अब देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि ए से जी का क्या वेक्टर है, आप मुझे बता सकते हैं? ए से जी जाने के लिए, ए से जी का क्या वेक्टर है? ए से जी जाने के लिए ये कितनी डायरेक्शन में, जे जे कितना है, ये टोटल कितना है जे, जे में कितना जाएंगे? जे इज व्हाट? 15, ठीक है। के में कितना जाएंगे? ऊपर कितना है? 2। आई में जाएंगे इधर, दैट इज -4। ऑल ऑफ यू एग्री? बट ये -4 है बच्चे, -4, 15 एंड 2, -4, ठीक है। इधर गए हैं, इधर गए हैं और इधर गए हैं, दैट शुड बी -4। अब एक्स से जो क्यू है, एक्स से क्यू, ठीक है। अब देखें, अगर मैं एक्स से क्यू की बात करूं, इफ आई ऑब्जर्व फ्रॉम एक्स टू क्यू, मुझे ये जे में कितना है? जे में 10 है ना, मुझे ये आई में कितना है ना, मुझे आई का पता है ये कितना ऊपर है और कितना इधर है, आई डोंट नो, नहीं पता मुझे, ठीक है। लेट्स कॉल दिस एज एक्स एंड दिस इज जेड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता क्या है। तो मुझे क्या निकालना है? एक्स क्यू निकालना है। मैंने आपको ये बताया था कि जब वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो वो दूसरे का मल्टीपल होते हैं, रेशियोज है उनकी, ठीक है। तो कैसे लेते हैं? वैसे नजर आ रहा है 10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 15 है 1.5 से, ठीक है। तो इस तरह भी कर सकते हो और आप रेशियोज भी ले सकते हैं। कैसे? एक्स ओवर -4 इज इक्वल्स टू 10/15, यहाँ से एक्स निकल आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कितना आता है चेक करें, -40/15 करें, कितना आता है? -40/15, -40/15 चेक करें कितना आता है, डेसिमल्स में आएगा, -40/15, 8/3, -8/3, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आ गया। और ठीक है, दूसरा अगर मैं करूं, 10/15 इज इक्वल टू Z/2, ठीक है। तो 20/15 इज 4/3, दैट्स योर Z। तो आपका जो वेक्टर निकालना था एक्स से क्यू का, वो निकल आया, दैट इज -8/3, 10 और 4/3, ये आपका आंसर है जी, ठीक है। ऑल ऑफ योर क्लियर? ये समझ आ गई? ठीक है, डायग्राम समझ आई कैसे इंटरप्रेट करना? तो मेन चीज है डायग्राम को समझाना आपको, कि डायग्राम को आईजे के फॉर्म में कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। मैं एक सवाल आपको डायग्राम को और करा दूं, ठीक है, और फिर मैं ये कर लेते हैं, A2 वाले कॉन्सेप्ट पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसने कहा द डायग्राम शोज a cuboid with a horizontal base OABC in which AB is 6 and OA is 10।
क्यूबॉइड की जो हाइट है वो 10 है, बी से टी आपका 8 है, ठीक है, एम मिड पॉइंट है, और आई जे के डायरेक्शंस आपको दे दी गई हैं। वो कहते हैं ए की वैल्यू 2 है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी एम। पी एम, ठीक है, पी एम का वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हैं, ओ एम माइनस ओ पी, कुछ भी आ सकता है तो आप, ये तो वैसे ही लकी दोनों क्वेश्चंस में आ गए, लेकिन डिपेंड करता है, ठीक है। ओ एम, आप देखते जाएं, तो ओ एम में मुझे बताएं, ओ से एम जाना है, ये एम मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में है, ठीक है, तो मुझे बताएं ये बिल्कुल सेंटर में होगा, तो ओ से एम जाने के लिए आई में कितना जाएंगे, ए की वैल्यू 2 है, ठीक है, जे में कितना जाएंगे, ये बिल्कुल सेंटर में है जी, ठीक है, ये कितना होगा, ये शुड बी 3, और ये ऊपर कितना होगा, सेंटर में है, तो ऊपर ये पूरे का पूरा 8 है, तो 8 का हाफ कितना होगा जी, 8 का हाफ शुड बी व्हाट, 8 का हाफ शुड बी 4, ठीक है, दिस इज 2 3 4 माइनस, ठीक है, ओ से पी में आता हूँ मैं अब, ओ से पी तो इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ओ से पी है, ओ से पी के ना आई में जाना है ना जे में जाना है, सिर्फ के में जाना है +10, ठीक है, दिस इज पी एम 2 3 एंड -6, ये निकला है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, इस चीज को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, कि इसका मैग्नीट्यूड निकालूं तो अंडर रूट ऑफ क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4 +3 का स्क्वायर 9 +6 का स्क्वायर 36, ठीक है, सो दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट 49 विच इज 7, तो ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा ऐसे, ठीक है, 4 नंबर का सवाल था। अगेन द मेन थिंग वाज हाउ टू इंटरप्रेट द डायग्राम, वो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन हो गया। अगले पार्ट में उसने कहा है वेट फाइंड फॉर द केस व्हेन एंगल एटीपी इज कॉस इनवर्स, इसका मतलब टेक्निकली क्या है, cos of the angle ATP is 2/7, ये बता दिया उसने। Isn't A the midpoint of AT, सर बिल्कुल ऐसे ही है मरियम, AT का मिड पॉइंट है, तो देखो मिड पॉइंट, देखो आपने मूव करना था आई जे के में, अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूँ मरियम, मरियम ये 6 है बच्चे, ये 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये कितना आएगा, 10, ठीक है, तो ए एम कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ए एम 5, ठीक है, ए से एम 5 होगा। अब ये 5 है, ये 5 है, मैं यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा क्योंकि बिल्कुल मिड में, तो देखो मिड का मतलब ये है कि ये 8 है, इसका हाफ कितना होगा 4, और ये 6 है, 6 का हाफ कितना होगा 3, देखो ना राइट एंगल ट्रायंगल बनता है 3 4 5, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो बनता है, समझ आई, आई होप यू गेट इट नाउ। अच्छा खैर, cos of ATP is 2/7, ATP, ठीक है, हमने ए निकालना, अब इसका मतलब ये जो अब वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला था एंगल वाला, इसमें दो वेक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, टी ए और टी पी, टी ए होता है ओ ए माइनस ओ टी, ओ ए कितना है मेरे पास, ओ ए इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओ से ए इज ए 0 0 माइनस ओ टी क्या होगा जी, ओ से टी जाना बताएं, ओ से टी का क्या आंसर होगा, आई में ए है, जे में 6 है, के में 8 है, ए 6 और 8, ए 6 और 8, तो ये कितना आ जाएगा, 0 -6 और -8, ये मेरे पास निकल आया टी ए। दूसरा वेक्टर आई नीड इज टी पी, दैट इज ओ पी माइनस ओ टी, ओ पी मेरे पास क्या है जी, हमने भी निकाला था 0 0 10, और ओ टी क्या है मेरे पास, ए 6 और 8, दैट कम्स आउट टू बी -8 -6 एंड 2, ठीक है, इन दोनों पे मुझे वो एंगल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब वो एंगल वाला फॉर्मूला क्या है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 0 -6 इंटू -8 डॉट
माइनस ए माइनस 6 and 2, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 64 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4 इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने पहले से दी हुई है, दैट इज 2/7, ये दी हुई है। ठीक है, ये आएगा 36 माइनस 16 इक्वल्स टू 10 इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 40 इंटू 2/7। ठीक है, इसको सॉल्व करना है मैंने। अब 36 माइनस 16 इज 20, 20 डिवाइडेड बाय 10 इज 2, 2 इंटू 7/2 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 40। 7 का स्क्वायर 49 माइनस 40 इज 9, तो ए का आंसर आएगा प्लस माइनस 3। तो ये वैल्यूज निकालना था ना, वैल्यू ऑफ ए पॉजिटिव है क्वेश्चन, हाँ ए पॉजिटिव ही होगा राइट साइड पे, तो इट शुड बी +3। ये सवाल था जी। ठीक है, ऑल ऑफ यू आर क्लियर, आपको समझ आ गया? सही है, ठीक है। तो आई होप यू यू नो नाउ हाउ टू इंटरप्रेट द डायग्राम। अब आते हैं मेन काम पे, जो A2 वाला वेक्टर्स है। ठीक है, A2 मतलब जो पहले से था, जो अक्सर लोगों को तंग करता है। ठीक है, अच्छा जी, अब सब ने ध्यान से सुनना है, हम अपने चैप्टर के लास्ट हिस्से में अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, ओके। A2 कॉन्सेप्ट, जो वेक्टर्स का A2 कॉन्सेप्ट मीन्स के जो पहले से A2 में था, उसका 90% पोर्शन निकाल दिया, 10% जो रह गया था वो ये वाला पार्ट है, और जो पहले वाला AS का वेक्टर्स था वो जो सारा भी हमने कर लिया, सारा A2 में डाल दिया था बाद में। ठीक है, तो इसमें जो पहला कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ठीक है, दैट इज अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन। ठीक है, अब ये क्या है? वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, किसी भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन की जो जनरल फॉर्म होती है, दैट इज R इज इक्वल टू A प्लस T टाइम्स B। ठीक है, ये किसी भी वेक्टर इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें A क्या होता है जी? उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट। ठीक है, T इज योर पैरामीटर, और B क्या होता है? दैट्स द डायरेक्शन वेक्टर ऑन द ऑफ द लाइन। ठीक है, B आपका डायरेक्शन वेक्टर होता है। R क्या है जी? R इज बेसिकली XYZ। अब ये क्या है जी मैम? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेक्टर इक्वेशन आपको क्या बताती है? जो R आप निकालते हो, दैट इज द जनरल कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब जाहिर बात है, मैं इधर तो मैं 2D में बना सकता हूँ एक लाइन। तो अगर मेरे पास ये वेक्टर लाइन है, मैं इसकी इक्वेशन निकालता हूँ जो भी आती है मेरे पास, तो जो भी इक्वेशन आएगी वो जाहिर बात है इस लाइन के ऊपर तो देयर कैन बी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स, देयर कैन बी इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो बेसिकली वो इक्वेशन मुझे क्या बता रही होगी? इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले हर कोऑर्डिनेट की जनरल फॉर्म। बाय जनरल फॉर्म का क्या मतलब है? ये जब हम डिफरेंट टी की वैल्यूज डालते हैं ना, पैरामीटर क्या होता है? हम डिफरेंट टी की वैल्यूज जब यूज करेंगे तो वो हमें डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बताएगा। ठीक है, ये कैसे मैं अभी आपको इसको प्रूव भी करूंगा, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। ठीक है, आप इसको चाहे तो रट्टा मार सकते हैं, लेकिन आपको पता है मैं रट्टे पे नहीं चलता, आई प्रॉपरली फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो अभी आपको समझ आएगी कि टी होता क्या।
पहले मैं आपको इसके एक दो सवाल करा दूं ताकि आपको जरा आइडिया हो जाए, फिर मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि असल में सारी गेम क्या है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन सेज a line passes through A 1, 2 and 1 and B 3, 5 and 4. Find its vector equation. ठीक है, अब वेक्टर इक्वेशन निकालने के लिए जो जनरल फॉर्म है, आपको एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए होता है और उसका डायरेक्शन वेक्टर चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटी सी टेक्निकलिटी है, वो क्या है, जब सबसे पहले आपने वेक्टर इक्वेशन निकालनी है तो सबसे पहला काम है कि आपने स्टेप वन में आपने उसके डायरेक्शन वेक्टर निकालना है। फाइंड द डायरेक्शन वेक्टर। वो कैसे आएगा जी, अगर ये लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी, तो ए से बी का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, ठीक है, दैट इज ओ बी माइनस ओ ए, यानी आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है, तो ओ बी दैट इज 3, 5 एंड 4 माइनस ओ ए इज 1, 2 एंड 1। 3 minus 1 is 2, 5 minus 2 is 3, 4 minus 1 is 3। ये मेरा डायरेक्शन वेक्टर निकला है। ठीक है, और याद रखिएगा, मैं साइड पे नोट लिखवा रहा हूँ कि जो आपने डायरेक्शन वेक्टर लिया है उसका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आप लाइन के लिए पॉइंट लेते हैं। ठीक है, ऑलवेज चूज द starting alphabet as a point on the line। ठीक है, हमने डायरेक्शन वेक्टर ए भी लिया था ना, तो अब मैं जब इक्वेशन निकालूंगा आर इज इक्वल टू ए क्या लूंगा, बेसिकली वो पॉइंट कौन सा लूंगा, डायरेक्शन वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ए, तो ए लूंगा, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 1, 2, 1। 1, 2, 1 प्लस टी टाइम्स बी कितना है मेरे पास, डायरेक्शन वेक्टर कितना आता है, 2, 3, 3। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी, दैट शुड बी योर आंसर। ठीक है, तो ये बात पता होनी चाहिए कि जो आपने, अगर कुछ लोग हो सकते हैं कि वो डायरेक्शन वेक्टर निकालें बी ए, तो वो जब इक्वेशन निकालेंगे तो उसमें जो पॉइंट लेंगे दैट इज योर बी, वो फिर बी लेंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये सबको क्लियर है तो मुझे जल्दी से मैसेज करके बता दें, यस कर दें कि ये बात समझ आती है। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं, मैंने कहा आर जनरली क्या होता है, उस लाइन के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, 1, 2, 1 प्लस टी टाइम्स 2, 3, 3। मार्क्स की पेरीमीटर मैंने यहाँ पे टी लिया, आप अक्सर मार्क्स स्कीम चेक करेंगे, वहाँ कुछ डिफरेंट सिंबल, कभी एस लिखा होगा, कभी लेमडा लिखा होगा, कभी डी लिखा होगा, कभी ये लिखा होगा, फर्क नहीं पड़ता। मेन चीज है कि कोई भी पैरामीटर हो सकता है, सिंबल्स मैटर नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इस फॉर्म को बोलते हैं जी कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन का मतलब वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि यार ये मुझे अब ये बता रहा है कि अगर मुझे उस लाइन के ऊपर मूव करना है तो उसके इन इन जनरल ये कोऑर्डिनेट्स हैं सारे। ठीक है, कैसे बताता हूँ इसको, अगर और प्रिसाइज करें हम एडिशन करके, 1 + 2t ऐड कर दूं, 2 + 3t एंड 1 + 3t। ठीक है, इसे कहते हैं इसी इक्वेशन की पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब मैंने जो आपको बताया है कि ये टी पैरामीटर का मतलब क्या होता है, देखें ये एक लाइन है मेरे पास जिसकी मैंने इक्वेशन निकाली है। अब अगर मैं इसमें टी की वैल्यू, मुझे बताएं टी की वैल्यू 1 डालता हूँ, इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ टी इज 1, ये क्या बन जाएगा, 3, 5 और 4, यही बनेगा, यस और नो, यही बनेगा। तो T1 डालने से मुझे इस लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट मिल जाएगा। जब मैं T2 डालूंगा इसमें, तो T2 डालूंगा, 2 2 4 + 1 5, 2 टाइम्स 3 6 + 2 8 और ये 7, इसका मतलब मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा। टी कोड डालने से मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा, टी डिफरेंट डालने से मुझे एक और पॉइंट मिल जाएगा। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टी की वैल्यूज जिनके ऊपर आपके
पास लाइन के ऊपर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आती? ऑल ऑफ यू आर क्लियर ऑन दिस? ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने क्लास में बताया था तो मैंने इसकी प्रॉपर एक और जो एक्चुअल लॉजिक है वो दी थी। ठीक है, वो अभी मैं, टाइम की शॉर्टेज है, वो बता दूं, ये चीज समझ आ गई है, मुझे बता दें। मैं बता देता हूँ जल्दी से, सिर्फ ताकि ताकि आपको आइडिया हो जाए। ये ग्रिड आपके सामने नजर आ रही है ना, मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। ठीक है। हम्म, ये सिर्फ आपको सिर्फ तरह आइडिया देने के लिए। हम्म, ठहरे। अच्छा, ठीक है। अब देखें, बेसिकली वेक्टर एडिशन होती है कैसे। देखिए, लेट्स सपोज मुझे ओ से बी जाना है, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले मैं ओ से ए जाऊं और फिर मैं ए से बी जाऊं। यस और नो? ठीक है। मैं अगर ओ से बी जाऊं तो मैं कह सकता हूँ वेक्टर एडिशन में पहले मैं ओ से ए जाऊं फिर मैं ए से बी जाऊं। ऑल ऑफ यू एग्री? ये बात समझ आती है? ठीक है। मैं 2D में सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा हूँ कि वो पैरामीटर क्या होता है। देखिए, मैंने इस लाइन के ऊपर ना एक ये डायरेक्शन वेक्टर ले लिया, ये डायरेक्शन वेक्टर है। ठीक है। आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर करना है। मेरे क्वेश्चन का आपने आंसर ये करना है कि मुझे एक बात बताएं यहाँ पे कि ओ से ए तो मैं पहुंच गया, ये जो वेक्टर है डायरेक्शन वेक्टर इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, ये देख रहे हैं। मुझे जवाब देना कि ए से बी जाने के लिए मुझे इस डायरेक्शन वेक्टर को कितने टाइम्स मूव करना पड़ेगा। जवाब दें। एक और दो। कितने टाइम्स मूव करना पड़ेगा जी इस डायरेक्शन वेक्टर को? दो दफा। तो बी तक पहुंचने के लिए मुझे इसको दो दफा मूव करना पड़ा। तो ये पैरामीटर ये होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए वो जो टी है ना, वो कितने टाइम्स मूव करना पड़े कि मैं रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट तक आ जाऊं। ठीक है। अब लेट्स सपोज मुझे अगर ए से लेके जाना पड़ता इस नीचे वाले पॉइंट तक, यहाँ तक, तो कितने दफा मूव करना पड़ता है इस डायरेक्शन वेक्टर को? एक, दो और तीन। डिपेंड करता है। तो यही मैं समझा रहा था कि जो टी होता है वो क्या होता है कि जो मेरी इस लाइन के ऊपर डायरेक्शन वेक्टर होता है उसको कितने टाइम्स मूव करना है कि मैं रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंच जाऊं। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई? मेक सेंस? अब समझ आई ज्यादा? जो मैं बात कर रहा था कि अगर आप डिफरेंट टी की वैल्यूज डालेंगे तो उस लाइन के ऊपर आप डिफरेंट पॉइंट्स पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। तो ये बात थोड़ी सी पता होनी चाहिए। सही। शाबाश, सारे मुझे मैसेज कर दें क्लियर होगी ये बात। अगर नाम लेके बोलूं, अब्दुलरमान, आदिल, अली, अरीशा, ईमान, फातिमा, हादी, कमाइल, इब्राहिम, माहा, हमना, मंसूर, शहाब, जायमा, नाबिया, नूर। ठीक है। अच्छा। ओके। हाँ इब्राहिम, कोई क्वेश्चन है तो पूछो। नहीं? अच्छा। तो पैरामीटर्स बेसिकली हाउ मेनी टाइम्स, हाँ एग्जैक्टली। इब्राहिम, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछें। क्या चीज है तो प्लीज आस्क। एक, किस चीज की बात कर रहे हैं आप? जी नाबिया, बिल्कुल ऐसा ही है कि कितने टाइम्स आपका वेक्टर मूव किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए ताकि आप अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू पे पहुंच जाए। ठीक है। अच्छा।
देखो मेरी बात सुनो, वेक्टर जो है, आप फिजिक्स पढ़ते हो इब्राहिम? वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? अच्छा, फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे। वेक्टर क्वांटिटी वो होती है एनीथिंग विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है। वेक्टर बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है कि हमें जो है वो किसी भी क्वांटिटी की क्या वैल्यू है और उसकी डायरेक्शन क्या है। लाइन तो अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूँ तो लाइन तो डेफिनेटली, लाइन के ऊपर मुझे बताओ, जो हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं इब्राहिम, वो क्या रिप्रेजेंट करती है? मेरे पास y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। जो भी इक्वेशन आती है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी इब्राहिम, आपको पता है? ये बेसिकली जिस लाइन की इक्वेशन होती है उसके ऊपर इसको यूज करके आप उसके ऊपर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो। यस और नो? एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं कि नहीं होते? पढ़े हो ना? तो वेक्टर इक्वेशन ये 2D में होता है, वेक्टर इक्वेशन समझो 3D में। एग्जैक्टली द सेम थिंग, कि वेक्टर इक्वेशन के थ्रू आप उस 3D लाइन के ऊपर आप 3D कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो, और वो कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे किस फॉर्म में बताते हो? इन टर्म्स ऑफ दीज पैरामीटर्स। ठीक है। कि वो जो टी मैंने अभी आपको बताया है, कि कितने टाइम्स उस लाइन के ऊपर आप इस डायरेक्शन वेक्टर का मूव करें तो आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो आप यही समझें कि ये जो वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, वो थ्री डी के अंदर आपको उस लाइन के ऊपर हर कोऑर्डिनेट बता रही है जो उस लाई करता है। आप समझ आई? जिस तरह एम एक्स प्लस सी जो होता है, वो 2D के अंदर आपको उस लाइन के ऊपर के कोऑर्डिनेट्स बताता है, वेक्टर इक्वेशन 3D के अंदर उस लाइन के ऊपर सारे कोऑर्डिनेट्स बताता है। मेक सेंस ना? ठीक है। ओके, चलो गुड हो गया। अगली चीज है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। ठीक है। तो इसका जो तरीकेकार होता है वो ये होता है, ठीक है, स्टेप्स, कि जिनकी भी बात कर रहा है वो, आपने क्या करना है, कन्वर्ट बोथ इक्वेशंस, इनको आपने ना पैरामेट्रिक फॉर्म में लेके जाना होता है, इनटू पैरामेट्रिक फॉर्म्स, एंड वी क्रिएट थ्री simultaneous equations. Three simultaneous equations. ठीक है। कैसे बताता हूँ। फिर हम क्या करते हैं, we solve the first two equations and we find the values of both parameters. We then use it to find the point of intersection. ठीक है। कैसे, अभी बताता हूँ। एक एग्जांपल करते हैं, इट्स वेरी इजी। मेरे पास पहली इक्वेशन है, लेट्स सपोज 318 प्लस टी टाइम्स 344। दूसरी लाइन है 2 - 1 और 4 प्लस एस टाइम्स, पैरामीटर उसका एस है, का टी है, 2 3 और 4। मुझे दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो स्टेप्स के मुताबिक मैंने क्या कहा है, पहले आप इनको पैरामेट्रिक फॉर्म में ले जाएं। ये एक्स वाई जेड होता है, इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 3 + 3t, 1 + 4t एंड 8 + 4t। ठीक है। दूसरा अगर मैं निकालूं, 2 + 2s -1 + 3s 4 + 4s, ये आ गया। पैरामेट्रिक में कन्वर्ट करने के बाद हमने तीन इक्वेशंस बनानी है, एक्स वाई और जेड, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहे हैं। अब आप इक्वेट करेंगे,
इधर x की वैल्यू इधर x के साथ, यानी 3 + 3t इज इक्वल्स टू 2 + 2s, और उधर y की वैल्यू यानी 1 + 4t इज इक्वल्स टू -1 + 3s। ये मेरी दो इक्वेशंस बन गई है पहली। ठीक है, इनको आपने सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली। ठीक है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। जब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, t की वैल्यू आपके पास आएगी 1 और s की वैल्यू आएगी 2। आप एलिमिनेशन मेथड लगाएं तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये हमने ऊपर स्टेप्स में लिखा। क्रिएट 3 साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तीसरी वाली z को इक्वेट करके आती है। सॉल्व द फर्स्ट टू एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ बोथ पैरामीटर्स। वो निकला है t और s मेरे पास यहाँ पे 1 और 2। वी देन यूज इट टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब क्या निकालना है, जो थर्ड इक्वेशन है, अगर मैं z की फॉर्म में लिखूं, एक है z, इधर z है 8 + 4t, और उधर थर्ड इक्वेशन है 4 + 4s। ठीक है, अच्छा, आपने क्या करना है, पहला काम ये चेक करना है कि जो t की वैल्यू इधर डाल के चेक करनी है और s की वैल्यू यहाँ डाल के चेक करनी है। अगर ये आपस में इंटरसेक्ट करते हुए, तो दोनों की z की वैल्यू जो है वो उसको सेटिस्फाई करेगी। मतलब दोनों साइड पे अगर मैं इक्वेट करूँ थर्ड इक्वेशन में, 8 + 4t इज इक्वल टू 4 + 4s, आप डाल के चेक करें। t की वैल्यू 1 है तो 8 + 4, और s की वैल्यू 2 है तो देखें ये आता है 12 = 12। अगर ये सेटिस्फाई किए, जो कि करेंगे इस इन केस के वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इट प्रूव्स के ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, यहीं से मैं चीज डिराइव भी करता हूँ। अगर पेपर में क्वेश्चन बोले कि शो करें कि लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है, तो ये जो थर्ड पॉइंट आपका है ये सेटिस्फाई नहीं होगा। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन इज ऑलवेज satisfied if the lines intersect। ठीक है, if the lines intersect, हमेशा। अब वो पॉइंट कैसे निकलेगा, जब इंटरसेक्शन होगी तो अब आपके पास चॉइस है कि आप एस का पैरामीटर यूज करें या टी का। तो अगर आप टी का पैरामीटर यूज करते हैं तो टी की वैल्यू आपने यहाँ डाल देनी। ठीक है, मैंने भी आपको क्या समझाया था, ये बेसिकली ये जो सर्कल मैंने किया ये क्या है, उस लाइन के ऊपर लाई करने वाला हर कोऑर्डिनेट है इन जनरल। तो मुझे पता चल गया कि इंटरसेक्शन तब होगी जब टी की वैल्यू क्या होगी 1, या इंटरसेक्शन तब होगी जब एस की वैल्यू क्या होगी 2। तो अगर एस की वैल्यू यूज करनी है तो यहाँ डालनी है, टी की वैल्यू यूज करनी है तो यहाँ डालनी है, आंसर सेम आएगा, आप करके चेक करें। ठीक है, तो अगर मैं टी की वैल्यू डालता हूँ तो 3 + 3t है तो t1 था, तो 6 आएगा, और 1 + 4 5 आएगा, और 8 + 4 12 आएगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उन दोनों लाइंस का 3 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, इज दैट क्लियर, ये बात समझ आती? ऑल ऑफ यू आर क्लियर? जल्दी से बता दें, बस ये छोटे दो कॉन्सेप्ट्स रह गए। विल फिनिश इट ऑफ इन एट मैक्स 10 to 15 minutes इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा, अगर वो बोले कोई भी ले लो तो आप आंसर सेम आएगा। एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो R1 एक है मेरे पास, 2 - 1 and 4 प्लस t टाइम्स 1 1 - 1, और R2 है -2 2 and 1 प्लस s टाइम्स -2 1 और 1। ठीक है, वो कहता है शो दैट, ये वर्ड बड़ा यूज करता है, लाइंस स्क्यू। स्क्यू का मतलब होता है दे डू नॉट इंटरसेक्ट। ठीक है, 3D के अंदर स्क्यू का मतलब होता है कि वो पैरेलल भी नहीं है और मीट भी नहीं करती। अब एक माइंड में बात आती है यार, कि वैसे तो जब लाइंस पैरेलल नहीं होती वो तो मीट करती हैं। मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। ठीक है, ये अगर थ्री डी में एक शेप है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे लेट्स सपोज एक में ये लाइन लेता हूँ, और एक में लाइन ये लेता हूँ। मुझे बताइए दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं? क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं? यस और नो?
यस और नो, ये लाइंस पैरेलल हैं या नहीं? चने शाबाश, वेक अप, जवाब दो। बिल्कुल पैरेलल नहीं है, और ये मीट भी कभी नहीं करेंगी। ये पैरेलल भी नहीं है और मीट नहीं करेंगी 3D के अंदर, ठीक है? तो इन्हें स्क्यू बोलते हैं, ठीक है? इन्हें बोलते हैं जी स्क्यू। खैर, तो इसका तरीकेकार क्या होगा, जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि इनकी पैरामेट्रिक फॉर्म निकाल के एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 2 + t -1 + t 4 - t, ये इसकी आ जाएगी। दूसरे वाले की आ जाएगी -2 - 2s, 2 + s और 1 + s, ठीक है? ये उसी तरह आप दोनों को इक्वेट करेंगे, पहले 2 + t को इक्वेट करेंगे -2 - 2s, पहली पहली दोनों इक्वेशंस निकालेंगे, -1 + t इज इक्वल टू 2 + s, ठीक है? इनको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि s का आंसर रहेगा -7/3 और t का आंसर आएगा 2/3, ठीक है? और मैंने क्या कहा था, अगर शो करना है कि इंटरसेक्ट नहीं करे, जो आपकी थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। थर्ड इक्वेशन क्या है मेरे पास, 4 - t इज इक्वल टू 1 + s, तो 4 - 2/3 इज इक्वल टू 1 - 7/3, ठीक है? तो ये आंसर आता है फोर -4 बाई, नहीं, 3 टाइम्स ये 10/3 इज इक्वल्स टू -4/3, तो ये देखिए इक्वल नहीं है, सो द लाइंस स्क्यू, यानी वो नहीं काटेंगे, ठीक है? चलो, ये भी हो गया। सेकंड लास्ट कॉन्सेप्ट है जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3, A2 वाले कॉन्सेप्ट का एंगल जो हमने किया हुआ है, सिर्फ मैं जल्दी एक चीज बतानी है इसमें, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो वेक्टर इक्वेशन अगर आपको दी हो तो उनके बीच में अगर आपने एंगल निकालना हो, ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है, वो डॉट प्रोडक्ट वाला कॉस थीटा वाला। और इसमें एक चीज होती है कि वी विल यूज द डायरेक्शन वेक्टर ऑन द लाइन, क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर उस लाइन के ऊपर लाई करता है ना, टू फाइंड द एंगल, ठीक है? तो डायरेक्शन वेक्टर निकालने के लिए अब देखें कैसे निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक लाइन है R1 इज इक्वल्स टू 318 प्लस t टाइम्स 344, R2 है मेरे पास 2 - 1 and 4 प्लस s टाइम्स 234, ठीक है? इन दोनों के डायरेक्शन वेक्टर्स कौन से हैं, वो ये हैं, ठीक है? ये डायरेक्शन वेक्टर्स है। तो अगर मुझे इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, वो डॉट प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, तो मैं ये डायरेक्शन वेक्टर्स यूज करूंगा, 344.234 इक्वल टू देयर मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, फॉर्मूला वही है, ठीक है? तो डायरेक्शन वेक्टर्स यूज करने, बस ये इसमें एक ट्रिक है, और तो कुछ भी नहीं है। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 16 एंड 4 + 9 + 16, ठीक है? इसको सिंप्लीफाई करें, डॉट प्रोडक्ट आएगा 3 × 2 6 प्लस 12 प्लस 16 इक्वल्स टू √41 इंटू √29 इंटू cos थीटा। इसको सॉल्व करते हैं तो योर आंसर शुड कम आउट टू बी 9.6 डिग्रीज। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लाइंस अगर दी हो तो उससे एंगल कैसे निकालते हैं, बस उनके डायरेक्शन वेक्टर्स यूज करने हैं, फॉर्मूला वही है जी। इज दैट क्लियर एवरीवन? जल्दी से मुझे यस करने सारे, जल्दी से जल्दी से, फिर मैं मेन काम पे चलूँ जो लास्ट है, जो अक्सर लोगों को तंग करता है बहुत ज्यादा, परपेंडिकुलर वेक्टर्स वाला, ठीक है? और ये सवाल अगर आप पास पेपर्स करें तो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली मिलता है, ठीक है? द लास्ट कॉन्सेप्ट, the length of perpendicular from a point to a line, ठीक है? असल में सारी गेम क्या है, वो ये है कि लेट्स सपोज ये एक लाइन है ए बी, ठीक है? ये एक पॉइंट है पी,
मुझे क्या करना है, इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है एक्स। ठीक है, आई नीड टू फाइंड दिस, ये निकालना है। ये जिस पॉइंट पे इसको टच करते हैं, इससे टेक्निकली एक वर्ड यूज करते हैं, फोट ऑफ परपेंडिकुलर, या एफ कह लें आप। ठीक है, फोट ऑफ परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी, मैं इसको क्वेश्चन में बताता हूँ कि जो ए बी लाइन है, ठीक है, मैं इसकी इक्वेशन दे देता हूँ, आर इज इक्वल टू 2 1 3 प्लस टी टाइम्स 1 - 1 एंड 4। ठीक है, और ये जो पॉइंट पी है, मैं इसके कोऑर्डिनेट्स देता हूँ, दिस 1 2 एंड 3। मुझे डिस्टेंस निकालना है कि उस पॉइंट से लेके उस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, स्टेप्स मैं आपको लिखवाता हूँ साथ, तो देखें करते क्या हैं हम। सबसे पहला काम होता है स्टेप्स में, नंबर 1। ठीक है, हमने पैरामेट्रिक इक्वेशन निकालनी होती है। फाइंड द पैरामेट्रिक इक्वेशन। अब पैरामेट्रिक इक्वेशन इसकी क्या होगी, वो ऊपर एक्स वाई जेड अगर मैं निकालूं, ठीक है, वो आएगी 2 + t एंड 1 - t एंड 3 + 4t। ठीक है, ये पैरामीट्रिक इक्वेशन निकल आई। तो मैंने आपको क्या समझाया था, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बताती है, जो लाइन है मेरे पास ए से बी, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, इन जनरल उन सब के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं जी, ये सारे एग्री करते हैं इस बात से। ये सिखाया था ना मैंने कि पैरामेट्रिक फॉर्म मुझे क्या बताती है, वेक्टर इक्वेशन क्या बताती है, उस लाइन के ऊपर जितने मैंने व्हाइट पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, सबके कोऑर्डिनेट्स ये हैं इन जनरल। ये सर नो, यही मैंने टाइम लगा के समझाया था। और डिफरेंट टी की वैल्यूज पे आप डिफरेंट पॉइंट्स पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये पहला पॉइंट, पहला स्टेप हो गया। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपने जो डायग्राम बनाई हुई है, आपने द वेक्टर, आपने पी एफ निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला पी एफ इज ओ एफ माइनस ओ पी। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे आएगा, ओ एफ क्या है, एफ बेसिकली इस लाइन के ऊपर पॉइंट है ना, जो कि हम ऑलरेडी पैरामेट्रिक फॉर्म में निकाल चुके हैं, यही आपका ओ एफ है। तो ओ एफ इज 2 + t 1 - t एंड 3 + 4t माइनस ओ पी। ओ पी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1 2 और 3। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, ये बनेगा t + 1 -1 - t एंड 4t। ये मेरा निकल आया। ठीक है, स्टेप नंबर 2। अब देखिए मेरी बात बताएं, स्टेप नंबर 3। मैंने ये पी एफ वेक्टर निकाला है, पी से लेके एफ तक। मुझे बताएं इनके बीच में 90 का अगर एंगल है, तो इस वेक्टर का जो अभी निकाला है पी एफ, और इस लाइन के ऊपर जो डायरेक्शन वेक्टर जो लाई कर रहा है, परपेंडिकुलर है ना, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, दे आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स ना, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इट शुड बी 0। वेरी गुड, ठीक है। तो स्टेप 3 में यही करेंगे कि यूज परपेंडिकुलर वेक्टर्स टू फाइंड टी। कैसे, कि जो वेक्टर है मेरे पास t + 1 -1 - t एंड 4t डॉट, जो लाइन के ऊपर डायरेक्शन वेक्टर जो लाई कर रहा है 1 - 1 और 4, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज t + 1, और ये हो जाएगा 1 + t + 16t = 0। ठीक है, यहाँ से आता है 18t + 2 = 0, टी आता है -1/9। ठीक है, टी निकला। यानी ये वो पैरामीटर की वैल्यू है जिस पे वेक्टर्स आपस में क्या हो जाएंगे जी, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और लास्ट स्टेप में, क्योंकि आप देखें, हम टी को यूज करके पी एफ निकाल लेंगे, और फिर हम क्या निकाल लेंगे, उसकी लेंथ। कैसे, जो पी से एफ वेक्टर है मेरे पास, इन जनरल जो आया था मेरे पास, ये रहा, इसमें टी की वैल्यू डाल देंगे -1/9, जो मेरे पास आंसर आया था। ठीक है, जब इसमें -1/9 डालेंगे, तो ये आएगा 8/9, और -1 - t -8/9।
और लास्ट है जी 4 × -4/9। ठीक है, ये वेक्टर निकला है, हमने निकालना था इसका डिस्टेंस मैग्नीट्यूड। तो √(x) का स्क्वायर 64/81 प्लस 64/81 प्लस z² 16/81। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 1.3 यूनिट्स। ये 5 नंबर का सवाल आपको बहुत पास पेपर में मिलेगा जी, बहुत ज्यादा मिलेगा। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? ये बात सबको समझ आती है? ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है, मैं देख लूँ, मैं इसका अगर पास पेपर में मुझे कुछ सवाल मिलता है तो मैं वो भी करा दूँ। ठीक है, फिर ये कुछ टॉपिकल्स के देखता हूँ अगर मुझे सवाल मिल जाए। अगर मुझे यहाँ पे ठहरे, लेट मी फाइंड आउट। मैं चेक करता हूँ कुछ लेटेस्ट पेपर में, अगर मुझे कोई इस तरह का सवाल मिले वेक्टर्स का। ये मैंने कुछ पेपर्स करवाए हुए हैं। एक मिनट रुक जाए। इसमें तो नहीं। अच्छा, इसमें चेक करता हूँ अगर मिले तो। बाकी कॉन्सेप्ट वही है स्टिल। आप जब पेपर्स करेंगे आपको सवाल मिला तो मैं बस ढूंढ ही रहा हूँ, अगर मुझे वो क्वेश्चन मिल जाए, वो जो आप अक्सर कहते हैं परपेंडिकुलर वाला। ठीक है, तो जाहिर बात है, अभी सारे तो नहीं कराए मैंने। नहीं, यहाँ नहीं है, अभी मुझे नहीं मिल रहा। खैर, मॉक पेपर में था अलीशा परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन, उसमें परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन था। उसमें था, मैं चेक, मुझे 1 मिनट दे, मैं भी मॉक का पेपर खोल लेता हूँ। आई हैव इट इन माय फोन, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं भी खोल लेता हूँ। मॉक का जो सवाल था वो था, ठहरे, एक मिनट मुझे दे, मैं निकाल रहा हूँ। उसमें परपेंडिकुलर नहीं था, उसमें वो एंगल वाला क्वेश्चन था। मैं आपको वैसे वो क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, वो मॉक का सवाल ये था कि सर, मैं पेपर आपको अभी बताया था। सेव किया और यहाँ पे सेव। ठीक है, 1 मिनट। वो सवाल आपका था जी, अगर मैं यहाँ पे निकालूं, ये डाउनलोड हो रहा है, 1 मिनट है। ये आपका मॉक का पेपर था। ठीक है, तो वो वेक्टर्स वाला सवाल जो था आपका, वो देखें जरा, वो क्या था, ये वो ये सवाल था। ठीक है, तो इसमें क्या करना था, आप सवाल देखें। वो कहता था पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट ए relative to the origin O is this, और ये लाइन L passes through A, ठीक है, is parallel to this। ये क्या दिया हुआ है मुझे बताएं। तो दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं कि क्या चीज सेम होती है? whenever the two vectors are parallel, ये क्या चीज सेम होती है? डायरेक्शन। ये डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये पॉइंट दिया हुआ है, डायरेक्शन वेक्टर दिया हुआ है।
तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं? r इज इक्वल टू पॉइंट क्या है मेरे पास, 8 माइनस 5 एंड 6 प्लस t टाइम्स 2 1 एंड 4। तो ये पहले पार्ट का आंसर कर जी। तो आप पहला पार्ट समझ आया? ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, दिस वाज द पॉइंट, दिस वाज द डायरेक्शन वेक्टर। इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? इक्वेशन निकालने के लिए यू नीड इज द पॉइंट एंड द डायरेक्शन। तो पॉइंट आपको दिया हुआ ये 8 5 एंड -6, और ये डायरेक्शन दी हुई है, पैरेलल है ना, डायरेक्शन ये दी हुई है, तो बस आंसर आ गया। ठीक है, क्या इक्वेशन होती है? r इज इक्वल टू a प्लस टी बी। ए पॉइंट है, बी डायरेक्शन है। फिर वो कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी relative to the origin is this, where t is a constant, the line L also passes through the B, the line L also passes through B। जो लाइन L है मेरे पास, उसकी ये जो इक्वेशन है इन जनरल क्या है, एक्स वाई जेड की, 8 प्लस 2t माइनस 5 प्लस टी एंड 6 प्लस 4t। ऑल ऑफ यू एग्री? यही है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं। उसने कहा ये जो लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं इन जनरल, क्योंकि बी बी सी लाइन के ऊपर लाई करता है। ये क्या कोऑर्डिनेट्स है? -t एंड 4t एंड 3t। ठीक है, ये है, ये कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यार x की वैल्यू जो है, यानी 8 प्लस जो 2t है। अच्छा, इसमें एक चीज एहतियात करनी है, वो ये है कि मैंने यहाँ पे पैरामीटर टी लिया हुआ है और नीचे ऑलरेडी टी लिखा हुआ है, तो बेहतर इसको टी मत लें, ताकि वो दोनों चीजें डिफरेंट है, वो टी डिफरेंट है, इसको एस कर ले बेशक, तो ये एस कर लें, कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि उधर जो 8 प्लस 2s है वो इस वाले -t के इक्वल है, क्योंकि देखें वेक्टर इक्वेशन फॉर लाइन क्या बताती है, उस लाइन के ऊपर हर पॉइंट, और ये पॉइंट उसने दिया हुआ है, तो मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इनका सेम है, वाई सेम है और जेड सेम है, तो ये मैंने एक्स को इक्वेट कर दिया। और ये है -5 प्लस एस इज इक्वल्स टू 4t। इन दोनों को आपने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना था, तो आपका टी का आंसर आ जाना था। ये सवाल था, तो आप ठीक है, दिस वाज द क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। और लास्ट में क्या था, लाइन m हैज अ वेक्टर इक्वेशन दिस, एक और लाइन है जिसकी वेक्टर इक्वेशन है, अगर मैं इसको इस तरह फॉर्म में लिखूं, 5 -1 एंड 2 प्लस म्यू टाइम्स a -1 एंड 3। अब उसने कहा है कि इन दो लाइंस के बीच में जो एंगल है वो ये है। ठीक है, तो मैंने कहा था वेक्टर इक्वेशंस में जब आप एंगल लेते हैं तो उनके डायरेक्शन वेक्टर्स लेते हैं। इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है? a -1 एंड 3। दूसरे का जो डायरेक्शन वेक्टर है, क्या बकवास है यार। ठीक है, इसका डायरेक्शन वेक्टर क्या है आपके पास, a -1 एंड 3। जो दूसरे का डायरेक्शन वेक्टर है दैट इज, वो शुरू में था 2 1 और 4, 2 1 और 4, इनका डॉट प्रोडक्ट लेके इक्वल टू इनका मैग्नीट्यूड टाइम्स कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 1/√6। तो यहाँ से आपका आंसर आ जाना था। दिस वाज द होल क्वेश्चन। ठीक है, बस ये सवाल था, नथिंग डिफिकल्ट एट ऑल, आसान सा सवाल था। ठीक है, तो चलिए, आई होप वेक्टर्स क्लियर हो गया। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉब्ली कल इंशाल्लाह हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बड़ी क्लास रखते हैं, कल या परसों मैं आपको बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल ही होगी इंशाल्लाह। ठीक है ना, आई लेट यू नो। चलें, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, सी यू।